हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों, हम क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप सभी को पता है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या स्टडी करनी है। आपको संसार में समस्त पुष्पीय पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। उसके बारे में आपको जानना है। पिछले कुछ सेशंस में आप लोगों को मैंने ये अच्छी तरह से समझा दिया है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। पहले तो आपको ये बताया गया कि पुष्प क्या होता है। तो पुष्प जो है वो आपके तने का एक संघनित रूप है और वो क्या है, मॉडिफाइड शूट है, यानी रूपांतरित प्ररोह का ही एक भाग है। ये आपको बता दिया गया था। उसके बाद पुष्प के बारे में मैंने आपको ये बताया कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं, यानी 4 चक्रों से मिलकर के आपका पुष्प बना होता है, जिसमें से 2 चक्र कैलिक्स और कोरोला आपके सहायक चक्र कहलाते हैं, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और एंड्रीशियम एंड गायनीशियम, ये दोनों चक्र जो हैं आपके नेसेसरी चक्र कहलाते हैं, जिनके कारण रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया उसमें संपन्न हो पाती है। हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर्स और उनमें हो रहे इवेंट्स के बारे में जानकारी पानी है, और हमें फर्टिलाइजेशन इवेंट किस तरह से हो रहा है उसके बारे में जानना है, और पॉलिनेशन की प्रक्रिया कैसे हो रही है, पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स की संरचना के बारे में, यानी सब कुछ पुष्प के बारे में हमें इसी चैप्टर में जानना है। तो देरी ना करते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका आज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे आप क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो पुमंग का जो एक होता है पुंकेसर, पुंकेसर की संरचना के बारे में हमने कल जाना था। पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है। कुछ इस प्रकार की आपकी पुंकेसर की रचना होती है, जिसके बारे में कल हमने बात करी थी कि ये जो नीचे वाला पार्ट होता है बच्चों, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये आपका फिलामेंट कहलाता है, या इसी को आप स्टॉक कहते हैं। और ये जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ये फूली हुई संरचना होती है, हमें इस फूली हुई संरचना के ही बारे में विस्तार से थोड़ा सा चर्चा करनी है। मैंने आपको बताया था द एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी यहाँ पे उपस्थित होती है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, यानी कि किनारों पर, और किसमें, 2 इन ईच लोब, यानी हर एक लोब में, हर एक पाली में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि एंथर कैसा होता है बच्चों। एंथर होता है बाई लोब्ड, यानी कि द्विपालित होता है, और डाइथीकस होता है। ठीक, इसके बारे में आपने तो बाइलोब्ड किसे कहते हैं और डाइथीकस किसे कहते हैं, ये दोनों वर्ड्स जो हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आज बात करेंगे कि जब ये डाइथीकस होता है, यानी एक लोब में 2 इस तरह से कॉर्नर्स बने होते हैं, इस तरह से 2 कॉर्नर्स बने होते हैं। ठीक, तो ये एक कॉर्नर हो गया, ये एक कॉर्नर हो गया। अब ये 2 कॉर्नर्स में 2 क्या होते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि सूक्ष्म बीजाणुधानी होती है। इसमें क्या होती है, सूक्ष्म बीजाणुधानी। ठीक, हम बात करेंगे कि जब ये यंग फेज में होती है, आपका एंथर जब यंग फेज में होता है, तब ये किस तरह से दिखाई पड़ती है, और धीरे धीरे मैच्योरिटी आते आते इनमें क्या परिवर्तन होते हैं, और उसके बाद आपके पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, और पॉलन सैक्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पॉलन सैक्स, यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं ये पॉलन सैक्स में, यानी कि परागधानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं यही आपका पराग कोश में, परागधानी में, या आप कह सकते हैं पराग कणों को रखने वाली थैली में कन्वर्ट हो जाते हैं।
दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर, यानी अगर एंथर ऐसा है ना, तो ये किस में होते हैं, इस तरह से एक लोब ये हो गया, दो लोब ये हो गया, और एक माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें है, 1 2 3 4। इसको अगर डॉर्सल व्यू में देखेंगे बच्चों तो ये 4, 2 आगे और 2 इसके पीछे, जो मैंने बगल में बना के दिखाया। तो इसमें क्या होता है कि ये ऊपर से नीचे तक, अगर इसको आप एक क्रॉस सेक्शन कट करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि एंथर में किस तरह से पराग कोश भरे हुए होते हैं, तो मान लीजिए ऐसे, और इसमें कट लगा दिया मैंने यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली ये पराग कोश भरे होते हैं। पराग कोश में इस तरह से पॉलन ग्रेन्स बिल्कुल फुल होते हैं और वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, और एक लंबी सी दीवार के थ्रू ये एकदम भरे हुए होते हैं। इन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ये ऊपर से नीचे तक फुल होते हैं एंथर में। तो ये एक प्रस्फुटित एंथर का चित्र मैंने आपको दिखाया। ठीक, हम बात करेंगे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, तो चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। The microsporangiae develop to pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains, यानी कि आपके पराग कणों से भरे हुए होते हैं। किससे? पराग कणों से। पराग कणों से भरे हुए होते हैं। पराग कणों से परागधानी भर जाती है। कब भर जाती है बच्चों? जब मैच्योरिटी का फेज आ जाता है, भर जाती है। यानी जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आपका परागधानी में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो सूक्ष्म बीजाणुधानी है बच्चों, यही आपकी परागधानी में कन्वर्ट हो जाती है मैच्योरिटी के उपरांत। ठीक, एंथर की जो संरचना है उसके बारे में कल आपने बहुत अच्छी तरह से देख लिया था। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, पहले आपने ये देखा, ये है आपका एक एंथर। ठीक, ये भी आप एंथर देख रहे हैं। अब इस एंथर में आप देख पा रहे हैं कि आपका ये बाइलोब्ड है और डाइथिकस है, तो ये आपको दिख रहा है। देखिए ये एक है, ठीक, ये है आपका दूसरा, और थोड़ा सा उसका डॉर्सल व्यू भी आ गया है इस डायग्राम में। ये देखिए ये पीछे की साइड वाला है और ये पीछे की साइड वाला है। बच्चों आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ना है। मैं अभी आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, यानी कि जो आपका एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है वो आपकी चारों कोनों पर स्थित होती है। ठीक, हम माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ रहे थे, उसका स्लाइड निकालते हैं। पहले हम ये पढ़ रहे थे, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, यानी जो आपकी सूक्ष्म बीजाणुधानी होती है। कौन सी बच्चों? सूक्ष्म बीजाणुधानी। सूक्ष्म बीजाणुधानी, ये जो सूक्ष्म बीजाणुधानी होती है ये आपकी कैसी होती है? सर्कुलर होती है। ठीक, सर्कुलर इन आउटलाइन, जैसा आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपने ये वाले में देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। और मैं आपको अगर ऐसा बनाऊं, अगर एक ट्रांसवर्स सेक्शन हम लेते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो कितने कोने हो गए इनके बच्चों? इसके आपको 4 कोने दिखाई पड़ रहे हैं। ये क्या है आपके? ये आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी इन्हीं को हम सूक्ष्म बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर आपका जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम का यंग फेज है, यानी कि ये कैसा फेज है बच्चों? ये है आपका यंग फेज। इस फेज में क्या होता है? इस फेज में आपका इसके अंदर सूक्ष्म बीजाणुधानी के अंदर कुछ ऊतक होते हैं और उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। धीरे धीरे क्या होता रहता है? डेवलपमेंट होता रहता है। अब हमको इसका अगर ऐसा सेक्शन करें तो इतने पार्ट का अध्ययन करना है कि इतने पार्ट में क्या पाया जा रहा है। आपको ये देखना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के इतने पार्ट में क्या पाया जा रहा है। अब यहाँ पे
ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो बीच में यहाँ पे एक टिश्यू होता है जिससे ये आपस में जुड़ा हुआ होता है, और ये भी लॉन्गिट्यूडनल ऊपर से लेके नीचे तक पाया जाता है। इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं बच्चों? ये आपका कहलाता है कनेक्टिव या संयोजी। या कहलाता है कनेक्टिव, इसमें है, इसमें भी ये है आपका कनेक्टिव, या इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं संयोजी। संयोजी का मतलब आपस में जोड़े रखने वाला। अब हमको जब इसके बारे में बात करनी है, ये इस तो आपको देखना है कि इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, यानी ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसकी जो संरचना है वो किस तरह की है, आपको इसके बारे में जानना है। ये कैसी होती है बच्चों? चारों कोनों पर स्थित होती है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम परिपक्व होने के बाद पॉलन सैक यानी कि परागधानी में बदल जाती है, जिसमें क्या होते हैं? भरे होते हैं आपके पॉलन सैक्स। ये आपके पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, जैसा आपको इस वाले ए डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आप ऊपर वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं, पहले ये इस तरीके की होती है, ये आपका यंग फेज है, यंग फेज है, और जब डेवलप हो जाती है 100% तो उसके बाद ये कुछ इस तरह की दिखाई पड़ने लगती है। ये आपका मैच्योर फेज है जिसमें पॉलन सैक का भी डेवलपमेंट हो चुका है और उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भी भरे हुए हैं, जैसा आपका ये वाला है, ठीक। तो इंटरनली ये ऐसी होती है, और डेhiscence होने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है। ये प्रस्फुटन के बाद का चित्र है, प्रस्फुटन के बाद का। हमें अभी माइक्रोस्पोरेंजियम की कितनी वॉल्स से बनी होती है ये सूक्ष्म बीजाणुधानी, उसके बारे में चर्चा करनी है। इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, यानी कि वो 4 भित्ति से घिरी हुई होती है। किससे? 4 भित्तियों से घिरी हुई होती है, 4 भित्तियों से घिरी हुई होती है। कैसे घिरी हुई होती है? ये सूक्ष्म बीजाणुधानी, सूक्ष्म बीजाणुधानी 4 अस्तरों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनती है। तो हमें उन चारों स्तरों के नाम जानने हैं। पहला स्तर है आपका इपीडर्मिस। पहला स्तर कौन सा है आपका? इपीडर्मिस। दूसरे स्तर का नाम है आपका एंडोथीसियम। दूसरा स्तर आपका है एंडोथीसियम। तीसरा स्तर जो है उसको आप कहते हैं मिडिल लेयर्स, यानी कि मध्य त्वचा, यानी कि जो उसके मध्य की परत है, जो उसके बीच की परत है, वो आपकी मिडिल लेयर्स होती है। और जो लास्ट में अंदर की तरफ जो आपकी सूक्ष्म बीजाणुधानी का स्तर होता है उसे हम कहते हैं बच्चों टेप्टम। तो ये है आपकी बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। नंबर 1 इज बाह्य त्वचा। दूसरा नंबर है आपका एंडोथीशियम। या इसी को आप अंतः त्वचा कह सकते हैं, ठीक। तीसरी है आपकी मध्य त्वचा, यानी मध्य स्तर जो है उसका मिडिल लेयर। और चौथे नंबर की आपकी है, इसको हम कहते हैं टेप्टम। हमें पहले तीनों संरचनाओं के बारे में जान लेना है और उसके बाद टेपिटम में क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है। The outer 3 layers give protection and help in dehiscence of anther to release the pollen। यानी ये जो ऊपर के 3 स्तर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स, ये क्या करते हैं बच्चों? ये केवल प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये किसका काम करते हैं? ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं,
प्रोटेक्शन का काम करते हैं और क्या करते हैं, हेल्पिंग इन डेहिसेंस, यानी कि आपका प्रस्फुटन की जब स्टेज आ जाती है तो उसमें हेल्प करते हैं, हेल्पिंग इन डेहिसेंस। सभी बच्चों को डेहिसेंस का मतलब पता है? डेहिसेंस का मतलब होता है प्रस्फुटन, यानी परागधानी का, पराग कणों के बनने के बाद जब प्रस्फुटन होता है, यानी पराग कणों के स्वतंत्र होने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम डेहिसेंस या प्रस्फुटन कहते हैं। उसके बारे में अभी हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। परागकोश 4 लघु बीजाणुधानी से मिलकर के बने हुए होते हैं। आप उसको लिख सकते हैं यूं, सूक्ष्म बीजाणुधानी 4 अस्तरों से मिलकर के बनी होती है और ये आपके यंग अवस्था का चित्र है। उसके बाद बीजाणु जनक, उसमें क्या क्या होते हैं, आपको इपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टेपिटम लेयर पाई जाती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसको जब हम इस तरह से इतने की जब डिस्कशन करेंगे कि इसमें इन लेयर्स में कैसे कैसे होता है और क्या क्या संरचनाएं होती हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। द टेपिटम यानी इनर मोस्ट लेयर नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, यानी ये जो टेपिटम होती है, जो बिल्कुल अंदरूनी सतह होती है माइक्रोस्पोरेंजिया यानी सूक्ष्म बीजाणुधानी की, वो क्या करती है बच्चों, वो पोषण प्रदान करने का काम करती है। मैंने आपको उन तीनों लेयर्स के बारे में बताया जो आपकी है पोषण प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है? जो विकास कर रहे पॉलन ग्रेन्स को, यानी विकसित पॉलन ग्रेन्स को, विकासशील यानी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, पॉलन ग्रेन्स को। ठीक, मैंने आपको बताया कि 4 लेयर्स से मिलकर के आपकी लघु बीजाणुधानी बनी होती है। पहला लेयर आपका इपिडर्मिस कहलाता है, दूसरा लेयर आपका एंडोथीशियम लेयर कहलाता है, तीसरी लेयर आपकी बच्चों मिडिल लेयर कहलाती है, और जो चौथी लेयर है आपकी एकदम इंटरनल मोस्ट लेयर, वो मोस्ट इंटरनल लेयर जो होती है, इनर मोस्ट लेयर, वो आपकी कहलाती है टेपिटम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है टेपिटम। ये क्या करती है, ये विकासशील पॉलन ग्रेन्स को, यानी जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको क्या करती है बच्चों, न्यूट्रिशन देने का काम करती है, यानी उनको धीरे धीरे न्यूट्रिशन देके मजबूती प्रदान करने का काम करती है, तभी वो पॉलन ग्रेन्स में, स्वस्थ हेल्दी पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो पाते हैं। सेल्स ऑफ द टेपिटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, यानी उनके अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, यानी उनके अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक, टेपिटम लेयर में क्या होता है बच्चों, एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, और ये क्या होते हैं, एक से अधिक केंद्रक, इसलिए ये बहुकेंद्रकीय, बहुगुणित कहलाते हैं। ठीक, पॉलीप्लॉयड कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज स्पोरोजिनस टिश्यू। हर माइक्रोस्पोरेंजियम में इंटरनल लेयर में स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, मध्य में जो प्रेजेंट होते हैं। It consists of compactly arranged homogeneous diploid cells, यानी कि आपकी द्विगुणित सेल्स उसके अंदर मौजूद होती हैं, किसमें, स्पोरोजिनस सेल्स में। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल जो होती है उसके अंदर क्या होता है। मैं आपको पहले बताती हूं कि आपने पहले पीछे यंग अवस्था का चित्र देखा, ठीक, लघु बीजाणुधानी की यंग अवस्था का चित्र देखा। इसके भीतर क्या है आपकी, इसके भीतर आपकी होती है माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल होती है किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, यानी लघु बीजाणुधानी के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल होती है। ये आपकी 4 लेयर्स से मिलकर के बनी होती है, और माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल के अंदर क्या होते हैं बच्चों, स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके 2n यानी कि डिप्लॉयड।
पहले हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्लियर करेंगे उसको, उसके बाद आपको डिप्लॉइड, ये जो है 2n, ये क्या होते हैं बच्चों, ये आपके क्रोमोसोम्स की संख्या को दर्शाते हैं। ये जो 2n होते हैं ये आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को दर्शाते हैं। ये किसको दर्शाते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को दर्शाते हैं। ठीक है, तो पहले हम अगर अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारे बॉडी की यानी मनुष्यों के बॉडी की हर एक सिंगल सेल भी कैसी है? डिप्लॉयड है, यानी कि द्विगुणित है। ठीक, हम मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य में हम ह्यूमन बॉडी हम हैप्लॉइड और डिप्लॉयड का कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे बच्चों कि हैप्लॉइड और डिप्लॉयड किसे कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी की एवरी सेल में क्या होता है बच्चों? एवरी सेल कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, मतलब उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स तो मिलते हैं हमें फादर से और 23 क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं मदर से। ठीक, ये एक सेट कहलाता है और ये आपका दूसरा सेट कहलाता है, या ये एक सेट और ये दूसरा सेट। ठीक, तो ये दोनों सेट क्रोमोसोम्स मिलके हर एक, तो 2 सेट को हम क्या कहते हैं बच्चों? जब ये 2 सेट होता है हर एक सेल में तो ये कहलाता है आपका डिप्लॉयड। ठीक, और जब केवल हैप्लॉयड की बात होती है तो जिस प्राणी में केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले, एक ही सेट क्रोमोसोम पाया जाता है, ऐसे प्राणी क्या कहलाते हैं? आपके हैप्लॉयड कहलाते हैं। पाए जाने पर वो कहलाते हैं हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि आपको हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बारे में समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल होती है उसके अंदर की साइड में स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। ठीक, अब शब्द से ही अंदाजा लगाइए कि ये स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या काम करते होंगे। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज जो हैं वो आपके स्पोरोजिनस सेल्स का उसमें निर्माण करते हैं। उसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स अरेंज होते हैं। ठीक, जो कैसे होते हैं? डिप्लॉयड टाइप के होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल में 4 स्तर पाए जाते हैं। इपिडर्मिस, इस माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल में 4 स्तर आपके। पहला इपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर, यानी सबसे बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। उसके बाद आपका बच्चों एंडोथीशियम, यानी उसके बाद वाली लेयर एंडोथीशियम, और उसके बाद जो अंदर की तरफ है उसको हम कहते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। लेकिन हम बात करेंगे चौथे इनर मोस्ट लेयर की, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं टेप्टम। ये जो लेयर टेप्टम होती है हम पहले इसके बारे में बात करेंगे। टेप्टम में क्या होता है बच्चों? ये क्या करती है? ये आपके पॉलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करने का काम करती है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म की मात्रा थोड़ा ज्यादा होती है, इसमें जीव द्रव्य ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा पाया जाता है। ये कैसी होती है? इसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। तो आप ये सोचिए कि बहुत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का, इसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। और ऐसी परिस्थिति को जब किसी सेल में एक से अधिक केंद्रक पाया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति आपकी कहलाती है बहुगुणिता, यानी कि पॉलीप्लॉइडी। ये क्या कहलाती है? आपका पॉलीप्लॉइड सेल कहलाती है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है मल्टीपल चॉइस में कि कौन सी ऐसी सेल है जो बहुगुणित या पॉलीप्लॉइड होती है। तो आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स का जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसकी इनर मोस्ट लेयर टेप्टम का
जो इंटरनल होता है उसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए वो बहुगुणित सेल कहलाती है, जिसे हम पॉलीप्लॉइड सेल कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके 4 लेयर्स होती हैं। पहला आपका एपिडर्मिस, सेकंड वन इज एंडोथीशियम, थर्ड वन इज मिडिल लेयर, और चौथी लेयर का नाम है आपका टेप्टम। ठीक, टेप्टम जो होता है उसके अंदर जीव द्रव्य की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म उसमें ज्यादा होता है, और हर एक सेल में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। इस परिस्थिति को बहुगुणिता की परिस्थिति कहते हैं, जिसे हम पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये कौन सी प्रक्रिया है? ठीक, एज द एंथर डेवलप्स, यानी जब आपका एंथर डेवलप होता रहता है, ईच स्पोरोजिनस सेल, यानी हर एक स्पोरोजिनस सेल जिसे आप माइक्रोस्पोर कहते हैं, या आप उसको पॉलन मदर सेल या पीएमसी कह सकते हैं, अंडरगोज मियोटिक डिविजन्स, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करती है, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। वो क्या करती है? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का निर्माण करती है, जो माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। जो माइक्रोस्पोर हैं वो आपके 4 सेल्स में क्लस्टर में अरेंज होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्पोरोजिनस टिश्यू, पहले आपने देखा कि इधर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ठीक, स्पोरोजिनस टिश्यू था। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करता है बच्चों? ये आपका डेवलप करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। ठीक, ये आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे आप एमएमसी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है? टेपिटम को विकसित होने के लिए ये पोषण प्रदान करती है। और स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है बच्चों? ये डिवीजन होता है, उसके बाद सूत्री विभाजन करते हैं। तो ये संख्याएं कैसी होती हैं? ये डिप्लॉयड होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है? आपके मियोटिक डिवीजन करती है। ठीक, पहले इसमें पहले तो माइटोटिक डिवीजन होगा, और इस बार जब आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात आती है तो ये आपका करती है अर्धसूत्री विभाजन। और माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद यहाँ पे ये क्या करती है? मियोटिक डिवीजन करती है। और मियोटिक डिवीजन करने के बाद बच्चों ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाती है। ये क्या बनाती है? आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। ठीक, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। और और उसके बाद टेपिटम में तो बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म था, है ना, उसमें अंदर जीव द्रव्य की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो उससे वो लगातार पोषण लेते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? लगातार पोषण लेते रहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी ये जो प्रक्रिया हो रही है, जिसमें डिवीजन भी हो रहा है, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर से, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। क्या लिखेंगे? माइक्रोस्पोर से, माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु से पॉलन ग्रेन यानी पराग कण बनने की प्रक्रिया, पॉलन ग्रेन यानी पराग कण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी लघु बीजाणु जनन। क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन, या इसी को आप कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक,
इस प्रक्रिया को आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो अभी आपको पहले जब आपने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन लिया तो आपको ये चीज समझ में आई कि उसमें 4 कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं और वो लघु बीजाणुधानियां कई लेयर्स से मिलकर के बनी होती हैं। बाहर की 3 लेयर्स को क्रमशः एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर कहते हैं और इनर मोस्ट लेयर को आप टेपिटम कहते हैं। और टेपिटम के अंदर जीव द्रव्य की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए उनको बहुगुणित सेल्स या पॉलीप्लॉइडी इस तरीके की कंडीशन को कहते हैं। उसके बाद एज द एंथर डेवलप्स ईच स्पोरोजिनस सेल, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं इनर मोस्ट लेयर की तरफ। और उसके बाद क्या होता है, माइक्रोस्पोर और पॉलन मदर सेल्स क्या होती हैं, मियोटिक डिवीजन करती हैं। उसके बाद वो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का निर्माण करती हैं जो क्लस्टर में 4 सेल्स के क्लस्टर में मौजूद होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि ये आपका लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ये प्रक्रिया आपकी लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहलाती है। अब पॉलन ग्रेन्स बनने के बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स बनने के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है यही आपका पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद टेपिटम लेयर जो है वो खत्म हो जाती है क्योंकि पोषण का काम खत्म हो गया, यानी पॉलन ग्रेन्स जब डेवलप हो चुके हैं तो उनको पोषण पूरा मिल चुका है, तो पोषण की अब उनको जरूरत नहीं है। तो पोषण का काम जब खत्म हो गया तो टेपिटम लेयर खत्म हो जाती है और बची 3 लेयर्स जो होती हैं वो सिकुड़ती है, वाटर का लॉस हो जाता है उनमें, उसके बाद वो प्रस्फुटन कर देती है तो पराग कण आपके स्वतंत्र हो जाते हैं। ये प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, पराग कोश के द्वारा संपन्न होती है। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी सूक्ष्म बीजाणु जनन किसे कहते हैं, इज द एंथर्स मैच्योर, जब आपका पराग कोश परिपक्व अवस्था में आ जाता है, एंड डिहाइड्रेट, और जब उसमें अंदर क्या होती है वाटर का लॉस कर देते हैं, पानी की कमी हो जाती है। द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद पराग कणों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, पराग कणों का निर्माण हो जाता है। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स thousands of pollen grains, यानी हर एक सूक्ष्म बीजाणुधानी जो आपको दिखाई दे रही थी जब वो परिपक्व अवस्था में आ जाती है तो पॉलन सैक्स में डेवलप हो जाती है यही सूक्ष्म बीजाणुधानी, और उसके अंदर आपके हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन्स यानी कि आपके पराग कण मौजूद होते हैं। ठीक, दे आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि एंथर का प्रस्फुटन हो जाता है और पराग कण आपके स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक, तो एंथर के फटने और पराग कणों के स्वतंत्र होने की प्रक्रिया को स्वतंत्र होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं डेहिसेंस या प्रस्फुटन। इसी को हम डेहिसेंस या प्रस्फुटन कहते हैं। प्रस्फुटन का मतलब कि वो फूट जाता है, प्रस्फुटन कहते हैं। ठीक, अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लिख करके अच्छी तरह से एक बार और समझा सकती हूँ। देखिए पॉलन ग्रेन्स आपके कुछ इस टाइप के दिखाई पड़ते हैं। पहले हम ये वाली आपकी कैसे प्रस्फुटन हुआ ये जानने के बाद फिर हम पराग कणों की संरचना के बारे में जानेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक चार्ट टाइप का बना के आप लिखेंगे
क्या था, एंथर सैक था। एंथर सैक का स्ट्रक्चर था सबसे पहले, उसमें क्या थी आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल थी, ठीक, माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल थी, माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल थी आपकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल थी। इस वॉल में 4 लेयर्स थी, ठीक है, और उन 4 लेयर्स के अंदर क्या थी बच्चों, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू थे। क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल थी, ठीक, वॉल के अंदर की साइड में स्पोरोजिनस टिश्यूज भरे हुए थे, स्पोरोजिनस टिश्यूज भरे हुए थे। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल थी ये 4 लेयर्स में थी, ठीक। एक तो आपका था इपिडर्मिस, इपिडर्मिस, दूसरा आपका था एंडोथीशियम। अब इसको आप एक ही चार्ट में ये सारे स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। ये बीच वाली जो थी आपकी ये थी मिडिल लेयर, और ये कई लेयर्स से मिलकर के बनी हुई थी, यानी थोड़ी सी मोटी थी। उसके बाद फिर आपकी इनर मोस्ट लेयर थी जिसे हम कहते हैं टेप्टम। ये लेयर में साइटोप्लाज्म ज्यादा था और केंद्रकों की संख्या 1 से अधिक थी। ये आपको क्या दे रहा था, स्पोरोजिनस टिश्यूज को ये दे रहा था न्यूट्रिशन, ये पोषण का काम कर रही थी। और ऊपर की जो तीनों लेयर्स थी ये क्या कर रही थी, आपका प्रोटेक्शन का काम कर रही थी, ठीक। स्पोरोजिनस टिश्यूज जो थे ये थे आपके डिप्लॉयड यानी कि 2n। फिर उसके बाद उसमें क्या थे बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल थे जिसे आप MMC कह सकते हैं। उसके बाद उसमें मियोटिक डिवीजन हुआ था, मियोसिस हुआ था, और उसके बाद आपका पॉलन ग्रेन्स बन गए थे जो पॉलन सैक्स में भरे हुए थे, पॉलन ग्रेन्स बन गए थे, ठीक। किस में भरे हुए थे, ये पॉलन सैक्स में भरे हुए थे। तो इसमें कल एक बार और इसको मैं दोबारा से आपको ब्रीफ में क्या रिवीजन टाइप में समझा दूंगी, तो ये आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में समझा कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो कितनी लेयर्स से मिलकर के बना होता है। इनर मोस्ट लेयर को आप टेप्टम कहते हैं, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज भरे हुए होते हैं और उनको वो पोषण प्रदान करने का काम करता रहता है, ठीक है। किस प्रकार से पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है उसके बारे में आज हमने समझा। कल हम पॉलन ग्रेन की संरचना के बारे में समझेंगे कि पराग कणों की संरचना कैसे होती है और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो।